कुछ लोग समाज में धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी मीडिया कवरेज मिलती है, कुछ अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं, मांगल भाई, अनिकेत भाई, विकी भाई, कि वो धर्म का काम नहीं करते, वो काम को ही अपना धर्म बना लेते हैं। और उन चुनिंदा लोगों में हमारा एमआरए इंस्टीट्यूट सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कभी न कभी वहाँ जा पाऊँ और वहाँ से ऊर्जा कुछ हासिल कर पाऊँ। लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी विजन की जरूरत है। वो मार्क ट्वेन जो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, वो अक्सर कहते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार तब जब उसका बायोलॉजिकल जन्म होता है, और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है। दिखता नहीं दिखता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है विजन से। मेरे हिसाब से तो बिना विजन की जिंदगी मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये विजन हासिल करते समय अनिकेत भाई बहुत हर्डल्स आते हैं, बहुत स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं हमारी जिंदगी में। और इन हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हर्डल्स है ना, एक बात हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि ये जो हर्डल्स हैं, ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं है, हमें ये और ऊपर उठाने के लिए है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जिंदगी का जो खारापन है, वही हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मेरी कुछ बातें करूं आपसे तो माता पिता की इकलौती संतान, डैडी दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। किसी फैक्ट्री में डैडी गमेला उठाते थे, सीमेंट के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री थी। लेकिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 6 साल की उम्र में आया, जब माँ ने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाया। उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था नहीं थी, बड़ी मुश्किलें हुई उसको उस नॉर्मल स्कूल में मुझे दाखिला दिलाने में। लेकिन पहले दिन से समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है। आपको दिखता नहीं, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, चलो एक कोने में बैठे, कोने में बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता विकी भाई कि मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे हिस्से और जो 4-4.5 हजार विद्यार्थी थे, उनकी किताबें, स्कूल बैग और टिफिन बॉक्स, वाटर बैग संभालने से ज्यादा और कोई काम नहीं होता। एक कोने में बिठा दिया जाता, उनकी चीजें मैं संभालता, वे खेलते। लेकिन एक कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा बच गई, वो किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। उस छोटे सी झोपड़ी नुमा कमरे में जब मैं अपने आप को अकेला पाता, तो कहीं से गिल्ली मिट्टी लाना, उस क्ले में से अलग अलग शेप देने की कोशिश करना, बाम्बू ढूंढ कर लाना, बड़ी बड़ी पतंग की कमानी बनाना, बड़े बड़े काइट्स बनाना, जो राइस मुझे पिरोसा जाता उसे छुपा कर रख देता। फिर खलबत्ते में वो कांच चूरा करना, लुगदी बनाना, वो मांझा बनाना। बस दिमाग उसी ओर चलता कि कैसे करके भी मैं, जो समाज हर बार मुझे एक कोने में फेंक देता है, उनके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। उन दिनों के भाई स्कूल में लड़ाई बहुत होती, क्योंकि 10, 12, 13 साल की उम्र में और जो विद्यार्थी थे, वो ब्लाइंड अंधा अंधा करके चिढ़ाते, और यूनिफॉर्म फाड़ के रोते रोते घर जाना, किताबें कोने में फेंक के रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ, जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भाविश, तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता, एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत है। बात निकली है तो कुछ आप सब मान्यवरों को कुछ रिसर्च वाली बात भी बता दूं कि जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना मित्रों, तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती है, तो मेरी हालत देखते हो क्या। माँ के आशीर्वाद ही थे कि 16 साल की उम्र में माँ के आशीर्वाद ही थे कि 16 साल की उम्र में कुछ अलग करने के चक्कर में उसी स्कूल में 8th स्टैंडर्ड से एक ऐसा मेरा मित्र जुड़ा था जिसको एक ही पैर था, लेकिन उसको दिखता था। हमारी बड़ी घनिष्ठता हो चुकी थी, तो कुछ अलग करने के चक्कर में हमने 10th और 11th के बीच का जो गैप था, जो कॉलेज को 3-4 महीने सहज मिल जाते थे, हमने एक टेंडम साइकिल बनाई, 2 पेडल की साइकिल। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना। मैं पेडलिंग करता, बहुत प्रैक्टिस की, और अंत में जाके मुंबई, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस मुंबई, हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल की 45 डेज में, एज ऑफ 16, जिसको अनगिनत रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया।
लेकिन ये जो हर्डल, स्पीड ब्रेकर, परेशानी, तकलीफ, ये जो शब्द हैं, ये कभी अकेले नहीं चलते, ये पूरे झुंड में, पूरे परिवार में चलते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक हाथ में एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास की दो डिग्रियां थी, लेकिन माँ नहीं थी। उन्हीं दिनों माँ का टाटा हॉस्पिटल मुंबई में 4 स्टेज ब्लड कैंसर से निधन हो चुका था। लाखों रुपए का कर्जा, दोस्तों रिश्तेदारों से जितना कर्जा उठाया जा सका उठाया हमने, क्योंकि 50-50 हजार के फ्लूडेरा 50 mg के इंजेक्शन आते थे माँ की कीमो की ट्रीटमेंट के लिए। अंत में तो उन्होंने अपने खिड़की दरवाजे मेरे लिए बंद कर रखे थे, क्योंकि जब भी मैं मिलता हूँ उनसे पैसे डिमांड करता। और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो कि ये हमारी रिश्तेदारी हो या क्रिकेट, जो सबसे करीबी होता है ना, वही हमें स्टंप आउट कर जाता है। तो उनकी भी क्या गलती थी, लेकिन माँ को तो नहीं बचा सके। लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था, जो घर जमीन थी पौने पौने दामों में बेची, क्योंकि एक ही मकसद था, अपने आप को बेचना पड़े लेकिन माँ को बचाना है। लेकिन मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे। अंत में इन परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। बचपन से ये क्रिएटिविटी की चाह, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स छूने का मौका मिला, तब लगता था कि यही मेरे लिए ठीक है। और अंत तक माँ के कहे हुए शब्द के भावेश कुछ अलग करने की कोशिश जरूर करना। तो और कोई नौकरी न ढूंढते हुए मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जिसको हम नेव इंडिया भी कहते हैं, उसका एक पुनर्वसन केंद्र है महालक्ष्मी में। वहां पे 1 साल रह के बेसिक ट्रेनिंग ली मैंने कैंडल मैन्युफैक्चरिंग की, और साथ साथ में उन्होंने मुझे कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग दी। सब सर्टिफिकेट बटोर के मैं महाबलेश्वर लौटा। मुझे तो 5,000 रुपए चाहिए थे उन दिनों मेरी इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए। काफी बैंकों के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई भी बैंक मुझे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे बैंक उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खरे अर्थ में उसकी आवश्यकता नहीं होती। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक मसाज की स्किल और थी मेरे पास में, तो उसको मैंने उपयोग में लिया। आजू बाजू के होटल रिसोर्ट्स में मैंने मसाजिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया, और 5, 10, 20 रुपए जोड़ते हुए जब 5,000 रुपए इकट्ठा हुए, मसाज को विकी भाई मैंने हमेशा के लिए अलविदा कहा, और उन 5,000 रुपयों में से एक सादी कास्टिंग की डाई खरीदी, जो 24 कैंडल सादी मोमबत्तियां प्रोड्यूस करती थी, जो लाइट जाने के बाद हम जलाते हैं। और जो पैसे बच गए उसमें से 20 किलो रॉ मटेरियल कच्चा माल वैक्स मैंने खरीदा, और महाबलेश्वर के उस छोटे से भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की शुरुआत की। लेकिन जब तक हम हमारे प्रोडक्ट बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मेरा एक मित्र था, जो सुबह से शाम तक एक हाथगाड़ी पे अपनी चाय की दुकान लगाता, 5 बजे वो फ्री हो जाता। तो उसके साथ मैंने 50 रुपए रोज के हिसाब से एक एग्रीमेंट कर ली। इन 50 रुपए में दिन भर की बनाई हुई कैंडल के साथ मुझे वो शाम को उस हैंड कार पे खड़ा कर देता, और रात को वापस लेने भी आ जाता। लेकिन उस हैंड कार पे जो सबसे सही काम मैंने भाई किया ना, वो यही था कि जो भी सामने ग्राहक आए उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, उनसे दिल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे उन दिनों एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, तुम एक अच्छी गुजराती परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुम अपने नाम की तरह बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, ये नहीं चलेगा। अगर बिजनेस करना है, बिजनेस में सफल होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन आज तक मैं उन प्रोफेसरों को नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार संजोगवश वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले यहाँ लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। मैं तो उन दिनों को याद करते हुए अक्सर कहता हूं कि मैं जिंदगी में सिर्फ रिश्ते बनाता चला गया, अरे बिजनेस तक खुद पीछे अपने आप ही आता चला गया। उन दिनों जो कपल के रूप में जुड़े थे, वो आज अपने बच्चों के साथ आते हैं, जो बच्चों के साथ जुड़े हुए थे आज अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ है। 17 से 17.5 लाख ग्राहकों का डेटा हमारे पास इन 30 सालों में हो चुका है। लेकिन एक इंडिविजुअल ग्राहक भी, आप भी आपके स्टूडेंट से कई बार बात करते होंगे इस तरह से, क्योंकि एक इंडिविजुअल ग्राहक भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना, कई बार हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस हैंड कार्ड पे जब भी मैं होता, मैं कस्टमर बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता कि मेरे प्रोडक्ट को छूकर वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उनकी इन बातों को सुनकर मैं अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तैयार करता। और
कई बार ऐसा भी होता कि जो सामने कपल होता है हैंड कार्ड के सामने, हस्बैंड इंसिस्ट करता अपनी वाइफ को, कह देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सबके लिए खरीद लो। या जितने भी भाई बहन सब बैठे हैं सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता। वो मार्केट में साथ में भी जा रहे होंगे और कहीं हस्बैंड ने दूर कहीं कोने में साड़ी की दुकान देख ली तो वाइफ को कब बातों में उलझा कर वो डेंजर जोन पार कर लिया जाए उसके खिलाफ। लेकिन या इससे बिल्कुल विपरीत होता, हस्बैंड इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को, अरे देखो कितनी प्यारी कैंडल, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब नेबर्स रिश्तेदार फ्रेंड सबके लिए खरीद लो। और वाइफ के हाथों से ढेरों चूड़ियों की आवाज आती होती, और तब मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च मुझे बता देते कि सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसका कोई खास अनुभव नहीं है। अच्छा 3-4 साल वालों को तो मैं यूं पहचान लेता, अच्छा कैंडल है चलो एक आधी ले ही लेते हैं। 14-15 साल वालों को पहचानने भी कोई खास मुश्किल नहीं था, अरे अपने यहाँ तो सब कुछ मिलता है क्यों यहाँ से लेके जाए। और 30-35 साल वाले साथ में कहाँ थे, हस्बैंड पहले स्टॉल पे पहुंचता तो 30-35 मीटर दूर से वाइफ बेचारी धीरे धीरे आवाज लगाती है। और मुझे ये तीसरी चौथी कैटेगरी के कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचने में बड़ी थ्रिल, बड़ा एडवेंचर मिलता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ग्राहक आपको किन बुलंदियों को पहुंचा सकता है, उसके लिए एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई जो आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसी उस दिन उस हैंड कार्ड पे वही इंसिस्ट करना, वही चूड़ियों की आवाज, मुझसे रहा नहीं गया। पूछने पे पता चला तो 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई थी। जट से एक 60 रुपए वाला फ्लोटिंग फ्लावर था हैंड कार्ड पे, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, थोड़ा हेजिटेट भी हुए कि स्ट्रीट होकर से कैसे गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन मेरे आग्रह के सामने वो विवश थे। गिफ्ट तो रख ली, दूसरी जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुकाए, जाते जाते जिस ग्रोसरी शॉप के सामने में अपनी हैंड कार्ड लगाता था कोने में, उसका लैंडलाइन नंबर लिया हुए गए। 15 दिन के बाद उस नंबर पे मेरे लिए फोन आया। मैं कुछ कहूँ उसके पहले उन्होंने मुझे याद दिला कि आपने हमें वो वेडिंग गिफ्ट दी थी जब हम महाबलेश्वर घूमने आए थे। हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। उन्होंने कहना शुरू किया कि देखो भाभी जी, उन दिनों में अपना कार्ड तो आपको नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ, और 40 दिन के बाद में हमने फेज 1 फेज 2 में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा हुआ है। आपसे बिना पूछे मैंने दोनों जगह आपके स्टॉल रखवा दिए, डरो मत, आपको कोई भाड़ा नहीं देना है, आपके रहने खाने की भी सब सुविधा हमने कंपनी के गेस्ट हाउस में कर रखी है। बस ला सको इतनी कैंडल लाओ, लेकिन ये मत भूलना कि फेज 1 फेज 2 के मिला के करीब 23,000 एम्प्लॉय हैं। मैंने उनको ढेरों धन्यवाद दिए कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मार्केट जाना मैंने बंद किया, जो 60-70 डिजाइन उन दिनों बना ले रहा था, दिन रात मेहनत करके उसका स्टॉक मैंने बढ़ाना शुरू किया, और तय दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को वॉलेंटियर के तौर पर लेके हम पहुंच गए इंफोसिस। जैसे उन्होंने वादा किया था, हमारी सब व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी थी। लेकिन एक बड़ा प्यारा काम उन्होंने किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा था कि किसी और स्टॉल पे जाओ मत जाओ, लेकिन उस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। और उनकी इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में अभी तो तीसरा दिन शुरू ही होने को था, और हमारी सब कैंडल खत्म हो रहे थे। हमने कुछ सैंपल बचा के रखे थे, वो दिखा के ऑर्डर बुक कर रहे थे कि महाबलेश्वर जाके हम आपके ऑर्डर भिजवा देंगे। कंपनी ने आने वाले त्योहारों के लिए हमें बहुत सारा काम दिया। और मित्रों, उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया कि जब हम इंफोसिस से वापस लौटे तो 60 रुपए के सामने करीब 19 लाख रुपए का बिजनेस जो एक स्ट्रीट होकर 1000, 1500, 2000 का गल्ला कर जाता था, उसके लिए बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन उस हैंड कार्ड पे इसी तरह से कस्टमर के साथ ये दिल का रिश्ता दोस्ती करते करते एक घटना ऐसी घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उस दिन हैंड कार्ड पे मैं शाम को था और बड़ी रुबाबदार आवाज आई कि कहाँ से लाते हो। सामने जो मैडम खड़े थे मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से लाके कैंडल ट्रेडिंग करता हूँ। उनको समझाने में मुझे 15-20 मिनट लग गए कि भाई मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। बात समझ में आई तो 1000-1500 की कैंडल खरीदी, जाते जाते एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि कोई मददनीश क्यों नहीं रख लेते। उनको मैंने जो था ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी हाल बता दिया शॉर्ट में कि भाई बड़ी मुश्किल से तो मेरा गुजारा होता है, अब मददनीश का पगार कहाँ से लाऊं। उन्होंने कहना शुरू किया कि देखो मैं तो बचपन से हर समर में 2-2.5 महीने यहाँ महाबलेश्वर रुकती हूँ पूरे परिवार के साथ में, सब कुछ तो घुमा हुआ है, बस शाम को टहलने के लिए मार्केट आई, तुम्हारा स्टॉल दिखा तो यहाँ खींची चली आई, तुमको इतराज न हो तो कल से मैं आके हेल्प कर दिया करूँ। अब टूरिस्ट सीजन अपनी सबाब पर थी और फ्री में मददनीश मिल रहा था, कौन छोड़े। मैंने हामी भर दी और दूसरे दिन से उस मैडम ने रोज शाम को आके मुझे हेल्प करनी शुरू की। कैश ट्रांजेक्शन, पैकेजिंग, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सामने आए ग्राहकों से बात करना,
तो मेरे बिजनेस को भी काफी ग्रोथ मिल रही थी। मैं कितनी कितनी बार उनको थैंक यू कहता जब भी हम फ्री होते, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते। मुंबई के काफी रिच, काफी संपन्न परिवार की वो इकलौती वारिस थी। 8-8 9-9 पेट्रोल पंप उसके मुंबई में चलते थे, और ये भी बिल्कुल ये था कि वो उस फुटपाथ पे हैंड कार पे मुझे हेल्प भी कर रही थी। 18 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे, बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी।